चलो इधर ध्यान दो सब लोग। ओ भाई सब लोग इधर FOCUS फोकस करें। लास्ट टाइम कहाँ तक हम पहुंचे थे? ठीक है, अब ध्यान दो बेटा इधर। चलो बेटा इधर ध्यान दो। जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ बॉडी एंड अ वेज बाय टाइम कंपैरिजन मेथड। टाइम कंपैरिजन मेथड बोले ये कैसा है? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो इधर, मैं दो बिल्कुल एक जैसे वेज सरफेस को इमेजिन कर रहा हूं। ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ये एंगल थीटा है तो यहां पर भी ये एंगल थीटा है। ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो s है, तो ये भी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस s रहेगा। ओके, एक ब्लॉक है जो यहां रखा गया है जिसका मास स्मॉल m है। एग्जैक्ट वही ब्लॉक यहां पर भी रखा गया था जिसका मास स्मॉल m है। यहां तक तो ये दोनों के दोनों एग्जैक्ट एक जैसे हैं, बस मामूली सा फर्क अब आने वाला है। ये सरफेस जो है ये रफ होने वाला है और ये सरफेस जो है स्मूथ होने वाला है। आई बात समझे? तो ये सरफेस क्या है? स्मूथ है, और ये सरफेस क्या है? रफ है। अच्छा एक बात बता मुझे, जब मैं इसको यहां से छोड़ूंगा ये घसरता हुआ नीचे आएगा, जब उसको यहां से छोड़ूंगा तो यहां से भी घसरता हुआ नीचे आएगा। ज्यादा टाइम किस में लगेगा? रफ वाले में ज्यादा टाइम लगेगा, हमको मालूम है ना। मान लो स्मूथ सरफेस पे जो टाइम लगेगा वो t है, और जो रफ सरफेस पे टाइम लगेगा वो n मल्टीप्लाई बाय t है। वो n मल्टीप्लाई बाय t है, जहां पर n क्या है आपका? वेयर n इज इक्वल्स टू टाइम ऑन रफ सरफेस डिवाइडेड बाय टाइम ऑन स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस में जो भी टाइम लग रहा है उसको स्मूथ सरफेस वाले टाइम से डिवाइड करो, वो रहेगा n। मिसाल के तौर पे रफ सरफेस पे रखा मैंने, वो नीचे आया 6 सेकंड में, वो नीचे आया 6 सेकंड में। स्मूथ सरफेस पे रखा तो वो आ गया 3 सेकंड में। तो n की वैल्यू क्या होगी? 2, 6 डिवाइडेड बाय 3, 2 है ना। वही अगर मान लो, चलो आपकी कर देता हूं मैं, है ना। रफ सरफेस पे आया तो 6 सेकंड, स्मूथ सरफेस पे आया तो 2 सेकंड लग गया। अब आपका आंसर n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2। हाँ या ना बोलो, है ना। अब ऐसा है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि टाइम ऑन स्मूथ सरफेस को t बोलना है, टाइम ऑन रफ सरफेस को nt बोलना है। फॉर स्मूथ सरफेस, फॉर स्मूथ सरफेस, अगर मैं स्मूथ सरफेस की बात करूं, डिस्टेंस कवर्ड विल बी हाफ ऑफ g साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ये समझ में आया कि नहीं आया? है ना। बोले सर ये कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ का कुछ बोलते जा रहे आप। अरे बेटा, हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला नहीं है v0,
प्लस v0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये देखा है कि नहीं देखा है आपने? याद आया? किसी जन्म में देखा था ये फॉर्मूला? किस जन्म में देखा था? ये जन्म में देखे थे? पिछले जन्म में? अरे पिछले के पिछले इसमें देखे होंगे तुमने, है ना। एक जन्म मोशन है प्लेन को लगाऊंगा, एक जन्म लगाऊंगा मोशन स्ट्रेट लाइन को। तो भैया ये तब का है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 रख कर छोड़ दिए थे ना आपने, ठीक है। एक्सेलरेशन, अगर देखो भैया ये नीचे ऐसा गिर जाता, बापा मेरे को हार्ट अटैक आ गया ये क्या रिएक्शन था रे भाई? अगर ये ऐसा नीचे गिर जाता तो एक्सेलरेशन क्या होता? सिर्फ जी। एक्सेलरेशन क्या होता? सिर्फ जी। मगर ये घसरते हुए नीचे आ रहा है और स्मूथ सरफेस पे घसरते हुए नीचे आ रहा है ना। तो भाई अरे स्मूथ सरफेस पे नीचे घसरते हुए, है ना, कुछ दिन पहले की बात है। याददाश्त को तेज करा करो, बताओ क्या लगेगा? जी, फिर से बोलता हूं, अगर स्मूथ सरफेस पे नीचे घसरते हुए आ रहा है तो बताओ एक्सेलरेशन क्या रहेगा? चलिए जस्ट रेज योर हैंड, जिसको लगता है कि मुझे आंसर माला करे बिंदास बोला करो यार, बी कॉन्फिडेंट। सही या गलत कॉन्फिडेंस पैदा करो। ये देख अमर बोलने वाला है, बोल अमर। अगर नहीं बोला तो बोनी तेरे साथ। अरे मेरे बाप ये तो अलग ही निकला जी प्लस साइन थीटा। तेरे को तो म्यूजियम में रखना पड़ता जी प्लस साइन थीटा। कहां से लाया रे तूने? कौन बोलेगा? जी साइन थीटा ओनली। सर वही तो था, बस प्लस आ गया था बीच में, है ना। तो भैया जब स्मूथ सरफेस पे घसरते हुए आएगा, कौन से सरफेस पे? अरे बोलोगे कौन से सरफेस पे? एमर बोल, कौन से सरफेस पे? अच्छे से बोल। स्मूथ सरफेस ऐसा नहीं है ना। स्मूथ सरफेस पे घसरते हुए आएगा तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जी साइन थीटा। तो अब भैया देखो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? तो इस तरह से ये आ गया। चलो ठीक है, ये तो आया स्मूथ सरफेस के लिए। फॉर रफ सरफेस, अगर हम बात करते हैं रफ सरफेस की, डिस्टेंस तो वही कवर करना है ना। फिर से इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ ऑफ ए की वैल्यू। अब बताओ रफ सरफेस के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? हाँ, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। रफ सरफेस पे ऊपर से नीचे आने के लिए, रफ सरफेस पे, अरे बोलो रफ सरफेस पे ऊपर से नीचे आने के लिए एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो भैया अब मैं यहां डालूंगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा एन टी का होल स्क्वायर। ये समझा क्या? अरे भैया यहां से यहां आने को टाइम कितना लग गया? एन टी लग गया ना, तो इसीलिए एन टी का होल स्क्वायर। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को घूर घूर के देखो, मेरे को नहीं रे बाबा, 1 और 2 को देखो, है ना। तो क्या है फॉर्मूला? एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर, और दूसरा क्या है? एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा एन टी का होल स्क्वायर। दोनों का एलएचएस सेम है, एलएचएस सेम है ना, डिस्टेंस वही है ना, तो मैं आरएचएस को इक्वेट कर सकता ना। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर हाफ ऑफ फ्रॉम 1 एंड 2, जरा फॉर्मेलिटी के लिए लिख देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हाफ ऑफ जी साइन थीटा का साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, अरे यार म्यू कॉस थीटा एन स्क्वायर टी स्क्वायर, एन स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। अब इसमें से हाफ ऑफ जी कैंसिल हो जाता, हाफ ऑफ जी कैंसिल हो जाता, और एक चीज कैंसिल होती, बोलो क्या? टी स्क्वायर, है ना। क्या बच गया? साइन थीटा। क्या बच गया? साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, है ना, इनटू एन स्क्वायर बच गया। अब इसमें क्या कर सकता हूं रे भाई मैं, मेरे को म्यू निकालना है ना। चलो ठीक है, अब एक काम करो, ये एन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू एन स्क्वायर
कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अपने को निकालना क्या है भाई, म्यू निकालना। चलो ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे आप मैं ये माइनस म्यू वाले को उधर ला लेता हूं, उसको उधर भेजता हूं। तो म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस क्या करे अपन ने, साइन थीटा। क्या किए भैया, ये वाले टर्म को उठा के इधर डाले, ये वाले टर्म को उठा के उधर डाले। अब एक काम करो, इसको एन स्क्वायर कॉस थीटा से डिवाइड कर लो। कैसे, एन स्क्वायर कॉस थीटा से। तो म्यू इज इक्वल टू, या इसको पूरा उधर ट्रांसफर कर डालो। तो एन स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर कॉस थीटा। कुछ समझा क्या मैंने क्या किया? तो यहाँ का एन स्क्वायर, यहाँ का कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन में उधर भेज दिया, तो डिवीजन में आ गया। मग पुढे काय, हे गेला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। वाव, यहाँ पर भी क्या होगा, टेन थीटा अपॉन एन स्क्वायर। देखो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा को कॉमन निकालो, 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। और ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है ना। ये नहीं भी याद रखे चलता, हमको ये मेन मायने रखता है ना। तो ये याद रखो, हैमर बोल रहा ना, वो याद करो। तो म्यू इज इक्वल टू क्या है, टेन थीटा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, है ना। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी, अगला प्रॉब्लम लेने वाले हैं फिर इसी पर बेस्ड। देखते हैं अगले प्रॉब्लम को सबसे पहले कौन सॉल्व करके बताएगा, हैमर। अबे इधर कांच कहाँ गया, टूट गया क्या? अरे वहां कर कभी गया, चोरी हो गया। अरे भाई थोड़ी दिन पहले मेरी पल्सर वो खटारी है ना, हाँ, तो वो चोरी हो गया, मतलब सीसीटीवी में चोर भी रिकॉर्ड हो गया। क्या हुआ, चोरी नहीं हो पाई, वो भी हार मान गए, चोर भी। अब वो बाहर खड़ी हुई बाइक आए बेचारे, वो भी सुबह, कब अपनी बैच कब रहती, 7:30 बजे है ना, वो तकरीबन आए 7:18 पे, एग्जैक्ट टाइमिंग सीसीटीवी में आए। उसको सब हिला उडला के देखे, पेट्रोल नहीं है। फिर वो देखे उसके अंदर वो गाड़ी करके क्या फूक मार के देखे, वो चालू नहीं हुई गाड़ी। फिर वो गए वापस, कुछ लेकर आए पेट्रोल, वो पाइप में डाल के उन्होंने वो पेट्रोल डाले, चालू हो ही नहीं रही। फिर लोड के लेके गए। अब वो क्या है, बहुत ज़माने से गाड़ी बंद पड़ी है, वो है ना, वो जस्ट धक्का प्लेट चल रही, टायर जाम है। बेचारे लोटे लोटे थोड़ी दूर तक रोके, वहीं छोड़ दिए, जान दो बोले उसको छोड़ के भाग गए। चलो गए आगे जाके, मैं निकला, मतलब साला गाड़ी नहीं दिख रही। देखा जाके तो वो बाहर वहाँ कोने में खड़ी हुई, उधर आगे जाके उसका पूरा पेट्रोल का पाइप टूटा हुआ, ये सब टूटा हुआ है ना। बाद में सीसीटीवी में देखा मैं, वो सब रिकॉर्ड होगा। मैं ग्रुप पे डालूंगा, किसी को पहचान में आया तो बता देना। चलो ओके बेटा, जल्दी जल्दी करो ये। चल हैमर, बस इधर ध्यान दे।
इतना पार्ट हो गया। दो मिनट रुकना बस, 2 मिनट में निपटाओ। आंसर 3/, करेक्ट बेटा, गुड, 3/4। तो आसान सा एक सवाल था ये। आपको थीटा दिया हुआ था एस 45 डिग्री और एन की वैल्यू आपको 2 दी गई थी, है ना। इसने बोला ना कि जो आपको टाइम जो रफ सरफेस पे स्मूथ सरफेस के कंपैरिजन में डबल लगा, ट्वाइस लगा, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर म्यू निकालना है, तो म्यू इज इक्वल टू tan 45 1 माइनस 1/n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 4। tan 45 क्या होता है 1 माइनस 1/4 यानी कि हो जाएगा 3/4। म्यू इज इक्वल टू 3/4। एक और क्वेश्चन, चलो अरे तो बहुत आसान हो जा रहा है यार। शिट 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 शिट
ये पता लगाओ। हाँ, कौन सा आएगा? ए। tan45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और फिर वहाँ पर से पता चल जाएगा म्यू इक्वल्स टू 1 - 1/n²। ये असल में कुछ क्वेश्चंस और आने वाले हैं, मैं कुछ डीपीपी में डालूंगा, कुछ ऑलरेडी मॉड्यूल में है, बस ये नंबर्स को चेंज कर करके दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको करना है। चलो लिख लो ये। क्या हो गया? शांत। ये हो गया लिखना, जल्दी करो। ये हो गया ना? चलो मैंने टेस्ट क्या पे बोला था? सिर्फ फ्रिक्शन पे। सैटरडे बोल रहे हैं। और सुनो एक बात, एज पर माई टारगेट मैं कोशिश करूँगा कि बाय दिस सैटरडे और संडे, बाय दिस सैटरडे और संडे आपका जो है ये जो पोर्शन है आपका फ्रिक्शन का वो कंप्लीट हो जाए। फिर मैं मंडे से स्टार्ट करूँगा सर्कुलर मोशन। मेरा टारगेट है कि दिवाली से पहले पूरा सर्कुलर मोशन मैं निपटा दूँ। उसमें डेरिवेशंस भी आएंगे जो कि आपके 12th स्टेट बोर्ड से रिलेटेड रहेंगे, है ना। तो ख़ास बात सुनो, पॉसिबिलिटी है कि 1-2 लेक्चर्स की कमी हो सकती है। तो फॉर दैट केस अगर जैसा मान लो कि आपको सैटरडे को टेस्ट लिया जा रहा है और सर जैसे ऑफिशियली सर संडे से छुट्टी दे रहे हैं आपको, तो मैं संडे को एक एक्स्ट्रा बैच बुलाकर 2 से 3 घंटे की जो भी है मैं वो पूरा चैप्टर निपटा दूँगा सर्कुलर मोशन। तो आप कहीं भी जाने का प्लान अगर बना रहे हैं तो आफ्टर संडे ही बनाएं। बन गए? तो आप लोग ऑनलाइन कर लेना। कहाँ पढ़ाऊँ? आगे मेरी बैच है, आगे शाम की बैच है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ले लूँगा अगर टाइम एडजस्ट होता है, क्योंकि अभी मेरी 5 बजे से फिर से बैच है 12th की, राइट फ्रॉम 5, है ना। अगर पॉसिबिलिटी होती कि वो आगे ड्रैग हो रही है तो मैं इसको 5:30-6 बजे तक ही डालता था, फिर उसके बाद उसको मैं कंटिन्यू करता था, मतलब 12th की बैच को, मगर वो प्रॉब्लम्स आ रहे ना। चलो
बातें नहीं, इधर ध्यान दो। मिनिमम मास हंग फ्रॉम द स्ट्रिंग टू जस्ट स्टार्ट द मोशन। केस 1, तो केस 1 ऐसा है बेटा, ध्यान दो बेटा, इधर एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। हॉरिजॉन्टल टेबल में, इधर ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल टेबल पे जो कि एक रफ टेबल है, एक मास रखा गया है जिसकी वैल्यू सपोज क्या है, m1 है, और उससे एक रस्सी जा रही है और वो पुली से पास होती है, पुली फ्रिक्शनलेस है, और नीचे एक मास लटका हुआ है जिसकी वैल्यू है m2, है ना। अब ऐसा है, अगर ये टेबल स्मूथ होता, एकदम स्मूथ टेबल होता, फ्रिक्शनलेस टेबल होता, तो ये 10 किलो का है मास मान लो, और ये अगर आधा किलो का भी होता तो खींच डालता था उसको, अगर ये स्मूथ होता तो। मगर है क्या ये स्मूथ? नहीं, ये है रफ। तो अब कैसा करेंगे कि अभी मान लो भैया कि यहां पर इस टेबल पे मैं बैठ गया रस्सी पकड़ के, है कि तुम्हारा इंटेंशन है मुझे खींचना नीचे। अब पहले भाई नीचे समीर लटक गया उसको, है कि रस्सी को, तो वो भैया नीचे सर की क्या रस्सी नहीं, है कि नहीं। अब उस पे क्या हुआ, हमदान भी लटक गया, है कि तब भी रस्सी सर की नहीं, है ना। अब उसके ऊपर बस थोड़ा सा वेट ऐड करना पड़ा भाई। हमदान ने क्या करा, बस बैग लेके, है ना, लटक गया उस चीज को। अब वहां पर क्या हुआ, फिर मैं हल्का सा सरक गया। मतलब ये हुआ सिचुएशन कि अब इन दोनों का फोर्स, अब इन दोनों का फोर्स, नीचे लगने वाला फोर्स इधर लगने वाले फोर्स को क्या कर लिया उसने, इक्विवेलेंट हो गया। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे ये मास m1 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देखो यहां पर नीचे की तरफ है वेट m1g और ऊपर की तरफ है नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा, रस्सी इधर खींचेगी तो रस्सी में तनाव पैदा हो जाएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो यहां कंसिडरेबल मोशन नहीं हुआ है, ये ऑब्जेक्ट घसरते हुए आगे आ रहा क्या, नहीं, सिर्फ हल्का सा सरका। मतलब जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ होगा वो कौन सा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ होगा, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये वाले ब्लॉक को पकड़ो तो उसके ऊपर वेट m2g और उसका टेंशन t ऊपर, क्योंकि यहां मोशन बहुत जरा सा हुआ है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि टेंशन जो है m2g के इक्विवेलेंट है, और साथ ही साथ टेंशन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन के भी इक्विवेलेंट है। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर m2g जो है असल में लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हुआ। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, तो बोले भैया वो तो μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन होगा। अच्छा, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, m1g के बराबर है, तो m2g इज इक्वल टू μs m1g के बराबर हो जाएगा। ये g और g हो गया कैंसर, देयरफॉर यहां पर m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μs टाइम्स ऑफ m1। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। हाँ समझ में, कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कम से कम कितना मास लगेगा उसको खींचने के लिए, सिर्फ आगे हल्का सा सरकाना है उसके लिए, टू जस्ट स्टार्ट द मोशन। ये डायग्राम मैं अगला डायग्राम बनाया था, पूरा कंप्लीट करो इसको।
चलो हुआ। अब ये देखो, ये वाला सीन देखो, उसमें और इसमें क्या फ़र्क आएगा मुझे एक बात बताओ। मान लो कि ये जो मास जितना लटका हुआ था उतना ही है, ये जो मास लटका हुआ था वो भी उतना ही है, मगर मैं बोलूँगा दोनों भी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये डब्बा नीचे कहाँ गिरेगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में। सेम मास है, पकड़ के छोड़ा तो धड़ 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 ये नीचे आएगा, धड़ 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 ये आगे जाएगा। यहाँ पर भी सेम मास है, इसको छोड़ा तो धड़ 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 ये नीचे जाएगा और ये आगे आएगा। किस मामले में सबसे ज़्यादा स्पीड से मोशन होगा? फर्स्ट वाले में। यहाँ मोशन क्या होगा? स्लो होगा। अच्छा, रीज़न क्या है? कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन तो यहाँ पर भी लग रहा था, वहाँ क्या लगेगा? वेट का कंपोनेंट। फ्रिक्शन के अलावा वेट का कंपोनेंट भी लगेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि ये मास m1 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये नीचे की तरफ लग रहा है m1g, और इसको कंपोनेंट से बांटे तो ये m1g cos थीटा, और इस साइड में जाएगा m1g sin थीटा, और ये रहेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, और यहाँ रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। आया ना, बोलो, है ना। अब जब ये डब्बा नीचे घसर के आने की कोशिश करेगा तो मैं कहूँगा देखो इसका वेट नीचे खींचेगा m2g, और यहाँ रहेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये डायग्राम कंप्लीट तब था जब यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं था, मगर यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है। तो जब ये नीचे जाएगा और ये आगे सरकेगा तो पीछे की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन। अच्छा, कौन सा वाला? लिमिटिंग, क्योंकि अपने को घसराते हुए लेके नहीं जाने का, बस उसको ज़रा सा सरकाने का है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसमें अपन बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हल्का सा ही सरका है ना। तो मैं कहूँगा कि ठीक है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है आपका इस तरफ जनरेट हुआ। ओके, तो मैं यहाँ कहूँगा देखो भाई, यहाँ जो सिचुएशन है, फिर जस्ट मोशन मतलब ज़रा सा सरकाने के लिए आप कहेंगे कि t की वैल्यू जो है m1g sin थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, है ना। मगर t की तो वैल्यू ऑलरेडी किसके बराबर है? m2g के बराबर है कि नहीं। तो अगर ऐसी बात है तो मैं बोलूँगा ठीक है, तो m2g इज इक्वल्स टू m1g sin थीटा प्लस म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। इंक्लाइंड सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है? m1g cos थीटा के बराबर होगा। तो m2g इज इक्वल्स टू m1g sin थीटा प्लस म्यू एस, नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा? m1g, ओ भाई m1g cos थीटा। अब ऐसा है कि मैं इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकाल सकता हूँ? m1g। तो m2g इज इक्वल्स टू m1g को निकालो कॉमन, sin थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा। g और g हो गया कैंसल। देखो m2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m1 sin थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा। आया समझ में? m2 इज इक्वल्स टू m1 sin थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा। दैट्स द आंसर। ये आपका आंसर रहेगा, लिख लो। कशामा दरवाज़ा बंद कर दो बेटा।
बोर्ड लगाओ, दरवाज़ा बंद, बोर्ड लगा दे। वो आने वाली है क्या वापस? वहीं पे है क्या? फिर रहने दो। केस सेकंड हो गया सभी का? केस सेकंड को मिटाने जा रहा हूं, फिर से पूछ रहा हूं, हो गया सभी का? सिर्फ 1 मिनट दिया, जल्दी निपटाओ। आराम से। जाइए। चलो केस थर्ड पे ध्यान दो। एक चेन है जिसकी कुल मिला के लंबाई L है, कैपिटल L। उसका थोड़ा सा हिस्सा ऐसा लटक रहा है टेबल पे से, और बाकी का हिस्सा ऑलरेडी टेबल पे रखा हुआ है। जैसे कि L डैश लेंथ ऑफ द चेन इज हैंगिंग फ्रॉम द टेबल एंड L माइनस L डैश लेंथ ऑफ द चेन इज ऑलरेडी केप्ट ऑन द टेबल। आपको मालूम है कि जैसे जैसे आप ये चेन की लंबाई को बढ़ाओगे, नीचे लटकने वाला चेन का वजन वो भी बढ़ता चला जाएगा। ये तो प्रैक्टिकली हम लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में देखा भी होगा कि कोई रस्सी या चेन है, उसको आपने ऐसा लटकाया और एक स्टेज ऐसा आया कि इतना वजन बढ़ गया कि भैया उधर धर धर करके खुद तो नीचे गिरा ही गिरा, इसको भी लेके नीचे गिर गया। तो बस वही बात हो रही है कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबाई को लटका सकते हैं कि बस ये घसर के आ जाए इधर। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये पूरा प्रिंसिपल इस पर ही बेस्ड है। देखो यहाँ देखो, यहाँ एक मास था M1 ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, एक मास M2 था हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। वैसी है चेन ऑफ मास से M1 केप्ट ऑन द टेबल और दूसरी चेन M2 ऑफ मास M2 हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। अब उसकी आपको कम से कम कितनी लंबाई चाहिए ताकि वो नीचे घसर के आ जाए? तो मैं केस 1 पे से लिख सकता हूँ
फ्रॉम केस 1 हम ये लिख सकते हैं कि म्यू एस इज इक्वल्स टू मास हैंगिंग फ्रॉम टेबल अपॉन मास केप्ट ऑन टेबल। बोले ये कहां से आ गया? अरे ये यहां से आया, म्यू एस इज इक्वल्स टू m2 अपॉन m1। म्यू एस इज इक्वल्स टू m2 अपॉन m1, वेर m2 इज मास हैंगिंग फ्रॉम द टेबल एंड m1 इज मास केप्ट ऑन द टेबल। तो ठीक है ना। अब मैं कहूंगा मास को मैं क्या लिख सकता हूं, वो जो मास टेबल पे रखा हुआ है उसको क्या लिख सकता हूं? अच्छा ठीक है, पूरे टेबल जो पूरी चेन की लंबाई कैपिटल एल है, पूरी चेन की लंबाई कैपिटल एल है, पूरे चेन का मास कैपिटल एम है। मैं पहले नंबर्स के साथ खेलता हूं। देखो एक चेन है मेरे पास जिसकी लंबाई 10 मीटर है, जिसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर। मैंने उठा के देखा उस चेन का वजन 20 किलो आ रहा है। कितना आ रहा है? 20 किलो। मैं आपसे पूछूंगा एक 3 मीटर लंबी चेन, उसी का टुकड़ा 3 मीटर का लंबा जो टुकड़ा है उसका वजन कितना होगा? फिर से लेता हूं। एक चेन है जो पूरी चेन की लंबाई कितनी है? पूरी चेन की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। पूरी चेन की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। पूरी चेन का वजन कितना है? 20 किलो। पूरी चेन का वजन कितना है? 20 किलो। मैं बोलता हूं उसी चेन का मैंने एक टुकड़ा लिया जिसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर। कितना आएगा? 6 किलो। अब ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? जैसे ही मैंने कहा कि चेन की लंबाई 10 मीटर और उसका वजन या उसका मास 20 किलो है ना, और ये कितना बोला था मैं? 3 मीटर ना। 3 मीटर का मास कितना होगा? तो आपने कहा 6 किलो। तो सबसे पहले आपके दिमाग ने क्या कैलकुलेट किया? मास पर यूनिट लेंथ, कि भैया पूरी चेन की लंबाई, पूरी चेन के मास को पूरी चेन की लंबाई से आपने डिवाइड किया। पूरी चेन के मास को पूरी चेन की लंबाई से आपने डिवाइड किया, हाँ या ना बोलो, है ना। फिर उसको आपने जो लंबाई मैंने बोला था उससे मल्टीप्लाई किया, तो वो उस टुकड़े का क्या आ गया? मास हो गया। तो बस यही खेल यहाँ खेलना है। मैं कहूँगा मास हैंगिंग फ्रॉम द टेबल कितना होगा? तो बोलेगे टोटल मास ऑफ द चेन अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द चेन मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, है ना। जैसे अभी याद करो, मैंने कहा था कि आपकी पूरी चेन की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। मास कितना है? 20 किलो। तो बोले भैया लटक रहा कितना? मान लो 3 मीटर। तो जो लटक रहा उसका मास कितना होगा ज़रा ये बताओ तो m अपॉन एल इंटू स्मॉल एल किए होंगे आपने। 20 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6 किलो। ये किए थे ना आपके ब्रेन में। तो बस वही तो यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द चेन। अब बात ऐसी है बेटा कि ठीक है, मास ऑफ केप्ट ऑन द टेबल कितना हुआ फिर? m बाई एल इंटू एल माइनस एल डैश। अब m बाई एल क्या हो जाएगा? कैंसर। फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि म्यू एस इज इक्वल्स टू एल डैश अपॉन एल माइनस एल डैश, है ना। चलो करो क्रॉस मल्टीप्लाई। म्यू एस इंटू एल माइनस म्यू एस इंटू एल डैश इज इक्वल्स टू एल डैश। ले जाओ उधर उसको, म्यू एस इंटू एल डैश प्लस म्यू एस इंटू एल डैश। अच्छा एक काम करो, है ना, तो फिर भैया आप एल डैश को कॉमन निकाल लो। तो क्या बच गया? 1 प्लस म्यू एस। तो ठीक है, ये रहा 1 प्लस म्यू एस। अब करना क्या है? ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर करो। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एल डैश इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एल अपॉन 1 प्लस म्यू एस। या फिर आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और एल डैश इज इक्वल्स टू, एक मिनट उसको और कैसे लिखा गया है, हाँ उतना ही चाहेगा। फिर बस चाहे तो आप एल को कॉमन निकालो बाहर, म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू ऐसा भी लिखा जा सकता है। अक्सर एक सवाल आता है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ चेन
केप्ट ऑन टेबल, ये भी पूछा जाता है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ चेन केप्ट ऑन टेबल। अब हमारे को आदत रहती है ये फॉर्मूला याद रखने की, है ना, लेंथ ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, और उसने पूछा क्या, लेंथ ऑफ चेन केप्ट ऑन टेबल। तो लेंथ ऑफ चेन केप्ट ऑन टेबल क्या होगा, वो होगा L माइनस एल डैश, यानी कि L माइनस म्यू एस इंटू एल अपॉन 1 प्लस म्यू एस। चलो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले L को 1 से मल्टीप्लाई करो तो L होगा, फिर L को म्यू एस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस म्यू एस इंटू एल माइनस म्यू एस इंटू एल अपॉन 1 प्लस म्यू एस। फिर ये और ये क्या हो गया, कैंसर। तो फिर लेंथ ऑफ चेन केप्ट ऑन टेबल क्या हो जाएगा, L अपॉन 1 प्लस म्यू एस। तो भैया ये याद रखना, ये फॉर्मूला है आपका लेंथ ऑफ चेन केप्ट ऑन टेबल, और ये जो फॉर्मूला था आपका लेंथ ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। लेंथ ऑफ चेन अच्छे से लिखना, हैंगिंग फ्रॉम टेबल, और ये क्या है, लेंथ ऑफ चेन केप्ट ऑन टेबल। ठीक है, लिख लो दोनों भी। इधर का पार्ट हो गया क्या, फर्स्ट कॉलम हो गया।
हाँ सेकंड कॉलम हो गया। चलो नहीं भी हुआ तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पूछा क्या है पहले ये देखो, मिनिमम लेंथ ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल पूछा है कि मिनिमम चेन लेंथ ऑफ चेन लाइंग ऑन द टेबल या केप्ट ऑन टेबल पूछा हुआ है। पूछा क्या है, दिया नहीं, पूछा क्या है, ट्रांसलेट करो। A uniform chain of length capital L is lying partly on a table, the remaining part hanging down from the edge of the table। एक चेन है जिसकी कुल मिला के लंबाई L है, उसका कुछ हिस्सा टेबल पे रखा है और कुछ हिस्सा टेबल से नीचे लटक रहा है। If the coefficient of friction between the chain and the table is 0.5, अगर चेन और टेबल के बीच में coefficient of friction 0.5 है, what is the minimum length of the chain that should lie on the table? तो टेबल पे रखी हुई चेन की कुल मिला के कम से कम लंबाई कितनी होना चाहिए, दैट इज ऑन द टेबल्स टू प्रिवेंट द चेन फ्रॉम स्लिपिंग डाउन टू द ग्राउंड, ताकि वो बचा सके चेन को नीचे घसरने से, है ना। क्योंकि भैया अगर आपने उससे ज़्यादा और कम किए, अरे भैया देखो चेन का कैसा था, ये टेबल था ऐसा, है ना, और ये चेन इस तरह से लटकी हुई थी यहाँ पे, है ना। अब अगर मान लो इतनी चेन लटकी हुई है और इतनी चेन टेबल पे रखी हुई है, अगर मैंने इसकी लंबाई को और कम किया तो क्या होगा, नीचे घसरते हुए चले जाएगी। हम चाहते हैं कि नहीं कि वो नीचे घसर के जाए, वो बस सरके भी तो मामूली से ही सरके। तो उसके लिए मुझे एक बात बताओ कि कम से कम कितनी चेन होना चाहिए टेबल पर कि वो नीचे ना सरके। नहीं समझा? ऑप्शन नंबर सी, ट्वाइस L by 3। यस करेक्ट, ट्वाइस L by 3 करेक्ट आंसर। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, तुमसे पूछा क्या गया है यहाँ पर, अभी की एक फॉर्मूला काय का दिया हुआ है, क्वेश्चन इंग्लिश पढ़ो ना रे भाई, लेंथ ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, कि कम से कम कितनी चेन तुमको लटका सकते तुम टेबल से, है ना। कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चेन को लटका सकते टेबल से, ताकि वो चेन नीचे सरके ना, है ना। तो वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन का है, और ये है मिनिमम लेंथ ऑफ चेन केप्ट ऑन टेबल का, कि तुम कम से कम कितनी चेन को टेबल पे रख सकते ताकि वो सरके ना। और तुमसे पूछा क्या है, लटकी हुई चेन के बारे में पूछा हुआ है कि जो टेबल पे रखी हुई उसके बारे में पूछा हुआ है। टेबल पे रखी हुई ये वाला पार्ट, L डैश इज इक्वल्स टू L प्लस 1 प्लस म्यू। अब बहुत सिंपल है, लेंथ ऑफ चेन ऑन द टेबल L अपॉन 1 प्लस म्यू। म्यू की वैल्यू क्या है 0.5, इसको क्या लिख सकता मैं 1/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3/2, 2 चले जाएगा ऊपर, वाइस L अपॉन 3, सी ऑप्शन। चिल्लर सा क्वेश्चन था, ठीक है, लिख लो, बाकी बाद में। नहीं टाइम कम है।